नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गोल्डन बुक समरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और स्टार्टअप्स की, बाइबल मानी जाने वाली किताब द लीन स्टार्टअप की। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या किसी आइडिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। एरिक रीस ने यह किताब लिखते समय एक ही सवाल पूछा, ज्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं। उन्होंने पाया कि 90% स्टार्टअप्स असफल हो जाते हैं और इसकी वजह होती है गलत अप्रोच, गलत तैयारी और गलत मानसिकता। इस किताब में एरिक रीस हमें बताते हैं स्टार्टअप शुरू करने का सही तरीका क्या है। समझते हैं कि स्टार्टअप का असली मतलब क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ एक नई कंपनी शुरू करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टअप एक खास तरह की नई कंपनी है जो बेहद अनिश्चित परिस्थितियों में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाना और उसे बाजार में स्थापित करना है। स्टार्टअप कोई आम कंपनी क्यों नहीं है। एक पारंपरिक कंपनी का काम अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल को चलाना और उसे बेहतर बनाना होता है, लेकिन एक स्टार्टअप का काम एक ऐसा बिजनेस मॉडल खोजना है जो अभी तक साबित नहीं हुआ है। प्रसिद्ध उद्यमी एरिक रीस अपनी किताब द लीन स्टार्टअप में कहते हैं कि एक स्टार्टअप एक तरह की प्रयोगशाला है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप में आपको लगातार प्रयोग करने होते हैं। आपको अपने आइडिया को बार बार टेस्ट करना होता है, ग्राहकों से फीडबैक लेना होता है, और अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा है तो तेजी से बदलाव करना होता है। यही कारण है कि स्टार्टअप का सफर जोखिमों से भरा होता है। एक स्टार्टअप के पास कोई गारंटी नहीं होती कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस सफल होगा। उसे लगातार सीखना, अनुकूलन करना और आगे बढ़ना होता है। स्टार्टअप की मुख्य विशेषताएं। अनिश्चितता। स्टार्टअप का सबसे बड़ा चैलेंज अनिश्चितता है। उन्हें पता नहीं होता कि उनका प्रोडक्ट ग्राहकों को पसंद आएगा या नहीं। नवाचार। स्टार्टअप का दिल नवाचार है। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कोई नया प्रोडक्ट हो, कोई नया तरीका हो या फिर कोई नई सर्विस। लचीलापन। स्टार्टअप को बहुत लचीला होना पड़ता है। अगर कोई रणनीति काम नहीं करती तो उन्हें बिना हिचके तुरंत अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। विकास। स्टार्टअप का मुख्य लक्ष्य बहुत तेजी से बढ़ना होता है। वे धीरे धीरे बढ़ने के बजाय विस्फोटक विकास चाहते हैं। इन विशेषताओं के साथ स्टार्टअप को एक रोमांचक यात्रा माना जा सकता है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक यात्रा है जहां आप कुछ नया खोजते हैं, सीखते हैं और दुनिया को बदलते हैं। हमने देखा कि एक स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक प्रयोग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टार्टअप के लिए ग्राहक से मिला हुआ फीडबैक इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे। अध्याय 2, बिल्ड मेजर लर्न चक्र, स्टार्टअप सफलता का मूल मंत्र। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की, एक स्टार्टअप एक प्रयोगशाला की तरह है जहां प्रयोग और सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम उसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे बिल्ड मेजर लर्न चक्र कहते हैं। यह चक्र स्टार्टअप की सफलता का सबसे अहम हिस्सा है। 1. बिल्ड बनाओ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP। इस चरण का मुख्य लक्ष्य है अपने आइडिया को तेजी से और कम संसाधनों में एक वास्तविक रूप देना। यहां आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाना होता है। MVP क्या है? MVP आपके प्रोडक्ट का सबसे सरल और बेसिक रूप होता है, जिसमें केवल वो कोर विशेषताएं होती हैं जो एक ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या को हल करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फोटो शेयरिंग ऐप बना रहे हैं तो MVP में सिर्फ फोटो अपलोड करने और शेयर करने का फंक्शन होगा, ना कि फिल्टर, टैगिंग या कमेंट्स जैसी अतिरिक्त सुविधाएं। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने आइडिया को जल्द से जल्द बाजार में ला सकें और ग्राहकों की प्रतिक्रिया ले सकें। 2. मेजर डेटा और फीडबैक। एक बार जब आपका MVP तैयार हो जाता है तो अगला कदम है उसे ग्राहकों के पास पहुंचाना और डेटा इकट्ठा करना। इस चरण में आपको मापना होता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आपको यह जानना जरूरी है, क्या ग्राहक आपके प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें कौन सी सुविधाएं पसंद आ रही हैं और कौन सी नहीं, वे कहां अटक रहे हैं। आप यह डेटा ग्राहक इंटरव्यू, सर्वे और एनालिटिक्स जैसे ऐप में बिताया गया समय या क्लिक थ्रू रेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह चरण आपको बताता है कि आपका आइडिया वास्तविक
दुनिया में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। 3. लर्न, अनुकूलन और बदलाव, यह इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां आप मेजर चरण से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं कि आपके आइडिया के बारे में कौन सी धारणाएं सही थीं और कौन सी गलत। इस सीख के आधार पर आप दो में से एक निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ो। अगर आपका डेटा यह दिखाता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं और यह सही दिशा में जा रहा है, तो आप अगले चक्र में नई सुविधाएं जोड़कर प्रोडक्ट को बेहतर बनाना जारी रखते हैं। बदलाव करो। अगर डेटा यह बताता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं या आपकी मूल धारणाएं गलत थीं, तो आपको अपनी रणनीति, प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। यही वह जगह है जहां स्टार्टअप लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। वे असफलता को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। निरंतर चक्र, बिल्ड, मेजर, लर्न, एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चक्र है। आप एमवीपी बनाते हैं, ग्राहकों से सीखते हैं और फिर उस सीख का उपयोग करके एक बेहतर एमवीपी बनाते हैं। यह चक्र आपको ग्राहकों के लिए वास्तव में उपयोगी प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपना समय और पैसा बेकार की सुविधाओं पर बर्बाद न करें। हमने देखा कि यह चक्र स्टार्टअप को लगातार सीखने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से एमवीपी को बनाने और उसे तेजी से बाजार में लाने के लिए कौन सी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है? अध्याय 3, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी, कम लागत में ज्यादा सीख। पिछले अध्याय में हमने बिल्ड, मेजर, लर्न चक्र के बारे में बात की और उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी बनाना। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एमवीपी क्यों महत्वपूर्ण है? पारंपरिक सोच यह है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी सारी विशेषताएं तय करो, उस पर सालों काम करो और फिर एक भव्य लॉन्च करो। लेकिन लीन स्टार्टअप की सोच इससे बिल्कुल अलग है। लीन स्टार्ट अब कहता है कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय और पैसा लगता है और सबसे बड़ी बात, इसमें यह जोखिम है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है। यहीं पर एमवीपी का कॉन्सेप्ट आता है। एमवीपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ उतनी ही विशेषताएं होती हैं जो इसे बाजार में लाने के लिए पर्याप्त हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना या परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि ग्राहकों से जल्द सीखना है। एमवीपी का असली मकसद सीखना, कमाना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एमवीपी का मतलब एक अधूरा या टूटा हुआ प्रोडक्ट है। यह बिल्कुल गलत है। एमवीपी को काम करना चाहिए और ग्राहक की एक समस्या को प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए। एमवीपी का मकसद यह साबित करना है कि आपके आइडिया में दम है या नहीं। यह एक तरह का वैज्ञानिक प्रयोग है जहां आप अपनी मुख्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। क्या ग्राहक इस समस्या को हल करने के लिए मेरे प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे? अगर वे उपयोग करते हैं तो आपकी परिकल्पना सही थी, अगर नहीं तो आपको अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण, एमवीपी की शक्ति। ड्रॉपबॉक्स की कहानी एमवीपी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने शुरुआत की तो क्लाउड स्टोरेज की तकनीक बहुत जटिल और नई थी। एक पूरी तरह से काम करने वाला प्रोडक्ट बनाने में महीनों या सालों लग जाते। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, कि आप एक फोल्डर में फाइलें कैसे खींचकर डालेंगे और वे स्वचालित रूप से आपके सभी डिवाइसों पर सिंक हो जाएंगी। यह वीडियो इतना सरल और आकर्षक था कि लाखों लोगों ने इसे देखा और उनमें से हजारों लोग प्रोडक्ट के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल हो गए। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि लोग इस आइडिया में रुचि रखते हैं और तभी ड्रॉपबॉक्स की टीम ने असली प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अगर ड्रॉपबॉक्स ने पहले ही पूरा प्रोडक्ट बनाने में लाखों डॉलर खर्च कर दिए होते तो क्या होता? अगर किसी को उनका आइडिया पसंद नहीं आता, वे असफल हो जाते। लेकिन एमवीपी के कारण उन्होंने सिर्फ एक वीडियो से ही अपने आइडिया को प्रमाणित कर दिया और जोखिम को बहुत कम कर दिया। हमने देखा कि एमवीपी बनाना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से एमवीपी को तेजी से बाजार में लाने के लिए स्टार्टअप को किस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है? अध्याय 4, एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप के चौथे अध्याय, वैलिडेटेड लर्निंग में स्टार्टअप
कि सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यह सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सीखने के बारे में है कि ग्राहकों को वास्तव में क्या चाहिए। इस अध्याय का सार यह है कि स्टार्टअप के रूप में आपको अपने विचारों और धारणाओं को परीक्षण के माध्यम से वैलिडेट करना चाहिए, न कि केवल अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए। वैलिडेटेड लर्निंग क्या है? वैलिडेटेड लर्निंग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डाटा और ग्राहक फीडबैक का उपयोग करता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह पारंपरिक बिजनेस प्लानिंग से अलग है, जहां आप एक विस्तृत योजना बनाते हैं और उसे आंख बंद करके फॉलो करते हैं। वैलिडेटेड लर्निंग में आप छोटे, त्वरित प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों से जो डाटा मिलता है, उससे आप सीखते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह आपको समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी से बचाता है। वैलिडेटेड लर्निंग क्यों जरूरी है? कई स्टार्टअप असफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह मान लेते हैं कि उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। वे बिना किसी पुष्टि के एक प्रोडक्ट को बनाने में महीनों या सालों लगा देते हैं और जब उसे लॉन्च करते हैं तो कोई उसे नहीं खरीदता। वैलिडेटेड लर्निंग इस जोखिम को कम करती है। उदाहरण के लिए, गलत धारणा। लोग एक ऐप चाहते हैं जो उन्हें पास के सभी कॉफी शॉप के बारे में बताएं। वैलिडेटेड लर्निंग से दृष्टिकोण, मैं एक साधारण लैंडिंग पेज बनाऊंगा जहां लोग अपनी ईमेल आईडी देकर रुचि दिखा सकते हैं। अगर बहुत से लोग साइन अप करते हैं तो यह मेरी धारणा को वैलिडेट करता है। वैलिडेटेड लर्निंग का मुख्य सिद्धांत बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप है। बिल्ड एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट MVP बनाएं, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी फीचर्स हों। मेजर ग्राहकों की प्रतिक्रिया, उपयोग के पैटर्न और बिक्री जैसे मैट्रिक्स को मापें। लर्न मापे गए डाटा का विश्लेषण करें और सीखें। ये सीख आपको यह तय करने में मदद करती है कि क्या आपको अपने शुरुआती विचार पर टिके रहना चाहिए, परसिवियर, या एक नई दिशा में बदलाव करना चाहिए। परसेवियर और पिवट। वैलिडेटेड लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि यह आपको यह तय करने में मदद करती है कि कब परसेवियर करना है और कब पिवट करना है। परसेवियर, अगर आपके प्रयोगों से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहिए। पिवट, अगर आपके प्रयोगों से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शुरुआती धारणा गलत थी। यह आपको अपने प्रोडक्ट या रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में एरिक रीस हमें यह सिखाते हैं कि स्टार्टअप के लिए हर कार्य एक सीखने का अवसर होना चाहिए। यह महज एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहकों की जरूरतों की गहन समझ प्राप्त करने के बारे में है। यह वैलिडेटेड लर्निंग ही हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि हम किन जोखिम भरी धारणाओं पर चल रहे हैं, जिन्हें हमें सबसे पहले वैलिडेट करना चाहिए। एरिक रीस की द लीन स्टार्टअप का 5वां अध्याय, पिवट या परसेवियर, स्टार्टअप की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब आप बिल्ड, मेजर, लर्न चक्र से डेटा और ग्राहक फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उस जानकारी का उपयोग करके क्या निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने का समय। पिवट या परसेवियर, जब एक स्टार्टअप वैलिडेटेड लर्निंग के माध्यम से डेटा एकत्र करता है तो यह डेटा ही उनके अगले कदम के लिए गाइड का काम करता है। परसेवियर, यदि आपको मिलने वाले मैट्रिक्स और ग्राहक फीडबैक सकारात्मक हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी मूल धारणाएं सही साबित हो रही हैं। इस स्थिति में आपको उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी रणनीति को और मजबूत करना चाहिए और प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहिए। यह साबित करता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट सही है। पिवट, यदि आपके मैट्रिक्स और फीडबैक नकारात्मक या निराशाजनक हैं तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपकी शुरुआती धारणाएं गलत थीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका स्टार्टअप विफल हो गया है, बल्कि यह एक अवसर है अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने का। पिवट का मतलब है अपने मूल आइडिया को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा में ढालना ताकि आप ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकें।
पिवट के प्रकार। एरिक रीस ने पिवट के कई प्रकारों को समझाया है, जो यह दर्शाते हैं कि एक बदलाव कई तरीकों से हो सकता है। कुछ प्रमुख प्रकार हैं। जूम इन पिवट, जब आपके प्रोडक्ट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ग्राहकों के लिए मूल्यवान साबित होता है, तो आप उसी हिस्से को अपना मुख्य प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वे शुरू में एक मल्टी फीचर चेक इन ऐप थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लोग केवल उनकी फोटो शेयरिंग सुविधा का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने केवल उसी पर ध्यान केंद्रित किया। जूम आउट पिवट, जब आपके प्रोडक्ट का कोई एक फीचर पर्याप्त नहीं होता और आपको उसे एक बड़े प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना पड़ता है। कस्टमर सेगमेंट पिवट, जब आप महसूस करते हैं कि आपके प्रोडक्ट की मांग उस ग्राहक वर्ग में नहीं है जिसे आपने लक्षित किया था, लेकिन किसी अन्य ग्राहक वर्ग में है। प्लेटफॉर्म पिवट, जब आप एक एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म में बदलते हैं जिस पर अन्य लोग भी अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। पिवट विफलता नहीं, बल्कि एक सीख। पिवट करना विफलता का संकेत नहीं है, यह वैलिडेटेड लर्निंग्स का अंतिम चरण है। यह दर्शाता है कि आपने ग्राहकों से सीखा है और आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सफल स्टार्टअप अक्सर अपने जीवन काल में कई बार पिवट करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लीन स्टार्टअप का असली मकसद यह है कि हम जल्द से जल्द यह सीखें कि कब परसेवियर करना है और कब पिवट करना है। यह आपको अनिश्चितता के माहौल में भी सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। अब जब हमने यह समझ लिया है कि पिवट करना कितना महत्वपूर्ण है, तो अगला कदम यह है कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। क्या आप जानते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनसे पता चलता है कि पिवट करने का समय आ गया है? अध्याय 6, इनोवेशन अकाउंटिंग, सफलता के सही मापदंड। स्टार्टअप्स अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे गलत चीजों को मापते हैं। वे सिर्फ यह देखते रहते हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए या आज कितनी बिक्री हुई, जबकि ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, ये पूरी कहानी नहीं बताते। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज चला रहे हैं। क्या आप सिर्फ यह देखकर खुश हो जाएंगे कि आपका जहाज बहुत तेजी से चल रहा है, भले ही आप गलत दिशा में जा रहे हों? बिल्कुल नहीं। आपको यह भी जानने की जरूरत है कि आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। यही काम इनोवेशन अकाउंटिंग करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सिखाती है कि कैसे सही डेटा इकट्ठा करें, अपनी प्रगति को सही ढंग से मापें और यह पता लगाएं कि क्या आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं। इनोवेशन अकाउंटिंग के 3 चरण। 1, वैल्यू मैट्रिक्स निर्धारित करना। पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए वैल्यू क्या है। यह सिर्फ पैसे नहीं है। क्या आप ग्राहकों की समस्या को सुलझा रहे हैं? क्या आपका उत्पाद उनके जीवन को आसान बना रहा है? क्या आप उन्हें कोई नया अनुभव दे रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप एक साइकिलिंग ऐप बना रहे हैं, तो आपके लिए कितने लोग ऐप डाउनलोड करते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि कितने लोग लगातार ऐप का उपयोग करके अपनी साइकिलिंग का डेटा ट्रैक करते हैं। यह दिखाता है कि लोग आपके उत्पाद में वास्तविक वैल्यू देख रहे हैं। 2, लर्निंग मैट्रिक्स का उपयोग करना। इनोवेशन अकाउंटिंग आपको सिखाता है कि सिर्फ सेल्स या डाउनलोड को देखने के बजाय आप सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं तो खुद से पूछें, क्या ग्राहक इसका उपयोग कर रहे हैं? क्या इससे उनकी समस्या हल हुई? इससे हमारे अनुमान सही साबित हुए या गलत? जब आप इन सवालों के जवाब देते हैं तो आप यह सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह आपको सही रास्ता दिखाता है। 3, इंक्रीमेंटल ग्रोथ को ट्रैक करना। बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। इनोवेशन अकाउंटिंग में हम छोटे प्रयोग करते हैं, जैसे एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी का परीक्षण, एक नए फीचर का परीक्षण, एक छोटे ग्राहक समूह से प्रतिक्रिया लेना। इन प्रयोगों के नतीजों के आधार पर हम यह तय करते हैं कि आगे क्या करना है। यदि कोई प्रयोग सफल होता है तो हम उस पर और काम करते हैं। यदि वह असफल होता है तो हम अपनी योजना बदलते हैं और बिना ज्यादा समय और पैसा गंवाए एक नई दिशा में आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग हमें एक ही बात सिखाता है, अपनी मान्यताओं को डेटा के आधार पर साबित या गलत सिद्ध करें। यह एक साइंटिफिक अप्रोच है जो आपको सिर्फ अनुमानों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है। इस जानकारी के बाद अगला सवाल यह है कि जब आपके पास यह सही डेटा हो तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। यह जानकारी आपको किस तरह से निर्णय लेने में मदद करेगी कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं या पूरी तरह से बदल दें।
अध्याय 7 लीन स्टार्टअप संस्कृति सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानसिकता। एरिक रीस ने अपनी प्रसिद्ध किताब द लीन स्टार्टअप में जोर देकर कहा कि लीन स्टार्टअप केवल कुछ प्रक्रियाओं या उपकरणों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक बदलाव है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो पूरे संगठन को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक सामान्य कंपनी में ऊपर से आदेश आते हैं और नीचे काम होता है, लेकिन एक लीन स्टार्टअप में हर कोई वैज्ञानिक की तरह सोचता है, हर विचार एक अनुमान होता है और हर उत्पाद एक प्रयोग। इस मानसिकता को अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों की आवश्यकता होती है। 1. पारदर्शिता और जवाबदेही। लीन स्टार्टअप संस्कृति में सबसे जरूरी है पारदर्शिता। इसका मतलब है कि हर कोई, टीम के हर सदस्य को यह पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। चाहे कोई प्रयोग सफल हो या असफल, हर किसी को परिणाम पता होने चाहिए। इससे टीम के सदस्य आपस में भरोसा बनाते हैं और एक दूसरे से सीख पाते हैं। जब असफलताएं खुले तौर पर साझा की जाती हैं तो यह सीखने का अवसर बन जाती हैं, न कि डर का कारण। 2. लगातार सीखने की आदत। गलतियां करने से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर माने। लीन स्टार्टअप में गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप उनसे सीखें। यह संस्कृति फीडबैक लूप पर आधारित है। आप एक विचार पर काम करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर अपनी सीख के आधार पर बदलाव करते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह सोच हमें यह समझने में मदद करती है कि हम गलत हो सकते हैं और यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3. ग्राहकों को केंद्र में रखना। एक लीन स्टार्टअप हमेशा अपने ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हम ये नहीं मानते कि हमें पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं। इसके बजाय हम उनसे लगातार बात करते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं और उनके फीडबैक को अपने उत्पाद में शामिल करते हैं। हम ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर ही अपने उत्पाद को विकसित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम कोई ऐसी चीज न बना दें जिसकी किसी को जरूरत ही ना हो। 4. तेजी से निर्णय लेना। लीन स्टार्टअप संस्कृति में तेजी से निर्णय लेना बहुत जरूरी है। हम लंबे समय तक किसी भी एक विचार पर अटके नहीं रहते। अगर कोई प्रयोग काम नहीं कर रहा है तो हम तुरंत पिवट करते हैं, यानी अपनी रणनीति बदलते हैं। यह डेटा संचालित निर्णय लेने पर आधारित है। जब हमारे पास ग्राहकों का डेटा होता है तो हम बिना किसी बहस के जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें बाजार में तेजी से बदलावों के लिए तैयार रखता है। संक्षेप में, लीन स्टार्टअप संस्कृति केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानसिकता है जो जोखिम लेने और गलतियों से सीखने को प्रोत्साहित करती है। यह एक ऐसी संस्कृति है जो टीम के सदस्यों को उद्यमी की तरह सोचने के लिए सशक्त बनाती है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि लीन स्टार्टअप की संस्कृति कैसी होती है, तो अगला सवाल यह है कि एक स्टार्टअप में संस्थापक की क्या भूमिका होती है। एक संस्थापक इस संस्कृति को कैसे स्थापित करता है और इसे टीम में कैसे फैलाता है। अध्याय 8 लीन स्टार्टअप का व्यापक प्रभाव। सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं, लीन स्टार्टअप सिर्फ एक किताब या एक पद्धति नहीं है। इसने दुनिया भर में काम करने के तरीके को बदल दिया है। इसका प्रभाव केवल सिलिकॉन वैली के गैरेज में शुरू होने वाले स्टार्टअप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े निगमों, सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों तक फैल चुका है। बड़े बिजनेस में लीन स्टार्टअप का असर। बड़ी कंपनियां अक्सर धीमी होती हैं और बदलाव के लिए प्रतिरोधी होती हैं। वे उत्पादों को महीनों या सालों तक विकसित करती हैं, केवल यह जानने के लिए कि बाजार को उनकी जरूरत ही नहीं थी। लीन स्टार्टअप के सिद्धांत उन्हें एक नई दिशा देते हैं। ये कंपनियां अब अपनी टीमों को छोटे छोटे स्वायत्त समूहों में बांटती हैं। ये टीमें छोटे प्रयोग करती हैं, ग्राहकों से सीधे फीडबैक लेती हैं और तेजी से बदलाव करती हैं। इससे न केवल संसाधनों की बचत होती है, बल्कि नए उत्पादों के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने भी अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए लीन स्टार्टअप का उपयोग किया है। सरकार और गैर लाभकारी संस्थाओं में लीन स्टार्टअप। आप सोच सकते हैं कि सरकार और गैर लाभकारी संगठन, जो अक्सर नौकरशाही और नियमों से भरे होते हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि वे भी कर रहे हैं। सरकारें, सरकारी एजेंसियां अब जनता की समस्याओं को समझने
और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए छोटे पायलट प्रोजेक्ट चलाती हैं, बजाय इसके कि वे बड़े महंगे कार्यक्रमों को सीधे लागू करें। वे जनता से लगातार फीडबैक लेते हैं कि कौन सी सेवा प्रभावी है और कौन सी नहीं। गैर लाभकारी संस्थाएं, ये संगठन अपनी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नवाचार को अपनाते हैं। वे दानदाताओं और लाभार्थियों से फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके कार्यक्रम वास्तव में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे केवल अनुमानों पर आधारित हों। असफलता से सीखना सबसे बड़ा सबक। लीन स्टार्टअप का सबसे गहरा सबक यह है कि असफलता बुरी नहीं है, बशर्ते आप उससे जल्दी सीख लें। यह हमें विफलता को जश्न के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि तेज विफलता के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि यदि आपका विचार काम नहीं करता है, तो इसे महीनों या सालों तक खींचने के बजाय जल्दी से यह पहचानें और एक नई दिशा में आगे बढ़ें। यह दृष्टिकोण हमें अनिश्चितता और जोखिम को एक सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है। आपके जीवन में लीन स्टार्टअप का उपयोग कैसे करें? यह सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति नहीं है, यह जीवन का एक दृष्टिकोण है। आप इसे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा में लागू कर सकते हैं। अपने सपनों को एक प्रयोग मानें। यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, एक नई नौकरी शुरू करना चाहते हैं या किसी व्यक्तिगत परियोजना पर काम करना चाहते हैं, तो उसे एक बड़े जोखिम भरे कदम के रूप में न देखें। उसे एक छोटे प्रयोग के रूप में देखें। छोटे छोटे कदम उठाएं। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ दें। हर छोटे कदम के बाद खुद से पूछें, क्या यह काम कर रहा है? मुझे इससे क्या सीखने को मिला? फीडबैक लेते रहें। अपने दोस्तों, परिवार या गुरुओं से अपनी प्रगति के बारे में ईमानदार प्रतिक्रिया मांगें। उनकी राय आपको अपने रास्ते पर सही रहने में मदद करेगी। तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन सोच समझकर। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही है, तो उससे चिपके न रहें। उसे छोड़ दें और कुछ नया आजमाएं। अपनी गलतियों को अपनी प्रगति का हिस्सा मानें। अंत में याद रखें कि सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर उन लोगों को मिलती हैं जो अटूट रहते हैं, लेकिन वे भी जो बदलते रहते हैं। लीन स्टार्टअप का सार यही है। जिद्दी बनिए अपने लक्ष्य के प्रति, लेकिन लचीले बनिए अपने तरीके के प्रति। यह आपको न केवल व्यवसाय में, बल्कि जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप हमें यह सिखाती है कि स्टार्टअप्स का काम है सीखना, प्रयोग करना और एडजस्ट करना। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो तेजी से बदलते मार्केट के साथ खुद को ढालते हैं। याद रखिए, सही तरीके से असफल होना गलत तरीके से सफल होने से कहीं बेहतर है। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और कमेंट में लिखिए आपका सपना स्टार्टअप क्या है।